हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, 12th चैप्टर के इस थर्ड पार्ट में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन के तीसरे भाग में हम आज करेंगे कीमत निर्धारण में समय तत्व की भूमिका या महत्व की व्याख्या, अथवा संतुलन कीमत निर्धारण में समय तत्व की भूमिका का वर्णन करें, व्याख्या करें। तो समय तत्व का मतलब क्या है कि हमने जैसे पिछले उसमें अध्यायों में किया था कि अति अल्पकाल होता है समय की दृष्टि से, अल्पकाल होता है और दीर्घकाल होता है। और ये जो अल्पकाल, दीर्घकाल और अति अल्पकाल जो बनाए गए हैं तीन काल, ये अर्थशास्त्र में जो हमारे साधन हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, यानी कि स्थिर हैं या परिवर्तनशील हैं, उसके आधार पर ये किया गया है। अति अल्पकाल में सभी के सभी साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो इस आधार पर तीन काल बनाए गए हैं अर्थशास्त्र में कि साधन की प्रकृति कैसी है, वो स्थिर है या परिवर्तनशील है। तो उसी आधार पर अब पूर्ति या बाजार संतुलन, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसको हम देखेंगे कि संतुलन कहाँ पर स्थापित होगा ऐसी स्थिति में, इन तीनों कालों में। और संतुलन स्थापित होने में मांग का प्रभाव ज़्यादा होगा या पूर्ति का प्रभाव ज़्यादा होगा या दोनों का एक जैसा होगा, ये हमारा क्वेश्चन की एक भूमिका है। तो उत्तर, एक उद्योग द्वारा वस्तु की संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है जिस पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमने इस डायग्राम में किया था, जहाँ मांग और पूर्ति एक बराबर होते हैं वहां पर संतुलन निर्धारित होता है। परंतु एक वस्तु की कीमत पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ेगा या पूर्ति का, यह समय अवधि पर निर्भर करेगा। कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व की विवेचना तीन प्रकार के समय अवधि के संदर्भ में की गई है। पहला है अति अल्पकाल। अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को केवल उसके वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है सिर्फ वहीं तक हम उसकी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। इसका कारण यह है कि अति अल्पकाल समय की इतनी कम अवधि होती है कि इसमें परिवर्तन के साधनों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता, यानी कि हम उत्पादन को तो बढ़ा नहीं सकते, तो जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है हम उसी में से पूर्ति कर सकते हैं। इस स्थिति में कीमत निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव होता है। जब हमने कह दिया कि पूर्ति स्थिर है तो अब बचा क्या? दो ही पक्ष हैं संतुलन के, मांग और पूर्ति। उन दो शक्तियों में से मान लो एक शक्ति स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा पूर्ति में, तो इसका मतलब संतुलन पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? मांग का। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्ति का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पूर्ति क्या है? एक निष्क्रिय फैक्टर है, यानी कि वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है वो, तथा मांग एक सक्रिय तत्व है। उदाहरण के लिए नाशवान वस्तुओं की कीमत। अति अल्पकाल में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है उसे बाजार कीमत कहते हैं। बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी वस्तु की एक बाजार में निश्चित समय पर प्रचलित होती है। तो नाशवान वस्तुओं की क्या होती है कि एकदम से उनकी जो पूर्ति है उसको नहीं बढ़ा सकते हम, ठीक है।
तो उनकी जो कीमत पर प्रभाव पड़ रहा है वो किसका पड़ रहा है? मांग का। उनकी अगर मांग ज़्यादा होगी तो कीमत ज़्यादा होगी, मांग कम होगी तो उनकी कीमत भी कम होगी। और इसमें जो प्रचलित होगी अति अल्पकाल में, उसको हम क्या कहेंगे? बाजार कीमत। यानी अति अल्पकाल में कौन सी कीमत प्रचलित होती है? बाजार कीमत। इस पर जरूरी नहीं है कि बाजार में जो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं वो बराबर हो। सामान्य कीमत हम इसको नहीं कह सकते। अब है अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों का अधिक प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा स्थिर साधन स्थिर बने रहते हैं। यानी अल्पकाल कौन सा समय होता है जिसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तनशील साधनों में बढ़ोतरी करके ही। स्थिर साधनों में हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते अल्पकाल में। जैसे कि मजदूरी या मजदूर श्रम एक परिवर्तनशील कारक है, तो हम मजदूरों को बढ़ाकर, मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अल्पकाल में कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व अति अल्पकाल की तुलना में अधिक होता है। अति अल्पकाल में पूर्ति कीमत निर्धारण का निष्क्रिय तत्व होती है, जबकि अल्पकाल में यह एक सक्रिय तत्व बन जाती है। अब इससे पिछले वाला जो हमने काल किया था अति अल्पकाल, उसमें क्या था? पूर्ति बिल्कुल निष्क्रिय थी, वो एक्टिव नहीं थी, तो मांग का ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन अब इसमें उसकी बजाय, अति अल्पकाल की बजाय, इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा बढ़ चुका है, ये सक्रिय हो चुकी है। परंतु कई साधनों की स्थिरता के कारण पूर्ति कीमत निर्धारण का इतना महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं हो पाती जितना कि मांग होती है। अभी भी अति अल्पकाल और अल्पकाल में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? मांग। मांग में बिना किसी बाधा के परिवर्तन होता है। अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे कौन सी कीमत कहते हैं? उप सामान्य कीमत। यानी कि अभी तक भी सामान्य कीमत नहीं आई है। पहले बाजार कीमत थी, अब कौन सी है? उप सामान्य, यानी सामान्य से कम। मतलब सामान्य से कम का मतलब क्या है कि अभी भी जो कीमत है वो सामान्य कीमत से ऊपर या नीचे हो सकती है, उसको हम सामान्य कीमत नहीं कह सकते। तीसरा, दीर्घकाल। अब दीर्घकाल हमने कौन सा समय किया था जिसमें के सभी जो साधन हैं उत्पादन के वो परिवर्तनशील हैं, यानी कि उत्पादन में जो परिवर्तन है वो किया जा सकता है। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें पूर्ति में मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में पूर्ति पूरी तरह से लोचशील हो जाती है तथा कीमत के निर्धारण में इसका महत्व बढ़ जाता है। समय की इस अवधि में बाजार में कीमत निर्धारण में मांग तथा पूर्ति दोनों ही सक्रिय तत्व होते हैं। दीर्घकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे सामान्य कीमत कहते हैं। सामान्य कीमत क्या है? वह कीमत जो बाजार में उस स्थिति में प्रचलित होती है जब पूर्ति और मांग में पूर्ण रूप से समन्वय हो चुका होता है, यानी कि ये जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इनमें समन्वय स्थापित हो चुका है, उसको हम कहते हैं सामान्य कीमत। अब कुछ और परिभाषाएं हैं। नियंत्रित कीमत तथा समर्थन कीमत का अर्थ बताइए। अब ये दो अलग अलग प्रकार की आपको करवाया जा चुका है इससे पिछले वाले पार्ट में। नियंत्रित कीमत प्राय उच्चतम कीमत होती है अथवा वह कीमत होती है जो सरकार द्वारा संभावित संतुलन स्तर वाली कीमत से नीचे निर्धारित की जाती है ताकि निर्धन वर्ग को विशेष वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। जैसे आपको बताया गया था, जैसे जीवन रक्षक दवाइयाँ, तो इनकी कीमत को कम किया जाता है, जो संतुलन कीमत होती है उससे इसको नीचे निर्धारित किया जाता है ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। समर्थन कीमत वह न्यूनतम कीमत है जो संभावित स्तर वाली कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि किसानों की आय को स्थिर रखा जा सके। तो आपको न्यूनतम कीमत वाले उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से जो सरकार है वो
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो किसानों को देती है कुछ फसलों के लिए, ताकि जब फसल कटकर एकदम से मंडी में पहुंचती है तो पूर्ति बढ़ने के कारण उसकी जो कीमत है वो काफ़ी कम हो सकती है, जिससे कि किसानों को नुकसान होगा। तो उस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए उनको एक न्यूनतम कीमत सरकार के द्वारा दी जाती है। अगला, नियंत्रित कीमत और संतुलन कीमत में क्या संबंध है? संतुलन कीमत क्या है? वह कीमत है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती हैं, जबकि नियंत्रित कीमत बाजार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम पूर्ति के लिए की जाती है। तो नियंत्रित जो कीमत है वो संतुलन कीमत से क्या होती है? कम होती है। जरूरी नहीं है कि नियंत्रित कीमत पर मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, और ये हमेशा किससे? संतुलन कीमत से कम होगी। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उच्चतम कीमत की। अगला क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य और संतुलन कीमत में क्या संबंध है? तो समर्थन कीमत वह कीमत है जहां वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति बराबर होती है, जबकि यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, इसको मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। यहाँ पर आपको लिखना है संतुलन कीमत, ठीक है। तो संतुलन कीमत वह कीमत है जहां वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर होती हैं, जबकि समर्थन कीमत सरकार द्वारा किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जाती है। समर्थन मूल्य संतुलन कीमत से अधिक निश्चित की जाती है। तो अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम कीमत की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम कीमत की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संतुलन कीमत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन होने का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि पूर्ति स्थिर रहती है तो मांग बढ़ने पर कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति के बढ़ने से कीमत कम होती है तथा पूर्ति के कम होने से कीमत बढ़ती है। भाई मांग स्थिर है तो पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? जब पूर्ति किसी चीज की बढ़ेगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। अगर पूर्ति कम होगी तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि मांग स्थिर होनी चाहिए। अगर मांग में भी उसी साथ परिवर्तन आ गया तब ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ऊपरी वाली स्थिति में थी कि पूर्ति स्थिर है। अब पूर्ति तो मान लो 50, किसी वस्तु की 50 इकाइयां हैं। अगर मांग बढ़कर 50 से ऊपर हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और अगर मांग 50 से कम हो जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी। फिर है मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। तो पहली स्थिति है, मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होने पर संतुलन कीमत हमेशा बढ़ेगी। जब मांग ज्यादा होगी पूर्ति से, उसमें वृद्धि ज्यादा होगी पूर्ति से, तो सीधी सी बात है कि कीमत हमेशा बढ़ेगी। दूसरी स्थिति, मांग तथा पूर्ति में एक समान परिवर्तन आने से क्या होगा? संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई एक जैसे प्रतिशत से ही उनमें परिवर्तन आया है तो कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तीसरा, पूर्ति की मांग की तुलना में अधिक बढ़ने पर संतुलन कीमत कम हो जाएगी तथा संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा होगी तो ज्यादा होने से क्या होगा? बाजार में पूर्ति अधिक्य की स्थिति होगी, और पूर्ति अधिक्य की स्थिति होने से क्या समस्या आएगी? उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जो मात्रा है, ठीक है, संतुलन मात्रा, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब पूर्ति बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि संतुलन मात्रा तो बढ़ेगी ही। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति का अर्थ बताइए। अतिरिक्त पूर्ति का मतलब क्या है? पूर्ति अधिक्य। एक संतुलन कीमत पर जब किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त पूर्ति कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये डायग्राम था हमारा, तो ये SS, ये DD, ये यहाँ पर ये कीमत थी। लेकिन अगर कीमत इससे ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि न्यूनतम कीमत की स्थिति में होती है, तो यहाँ पर पूर्ति
जो है वो मांग से अधिक हो जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति अधिक्य की स्थिति। अगला, बाजार कीमत किसे कहते हैं? अति अल्पकाल में जो कीमत प्रचलित होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाजार कीमत। अन्य शब्दों में बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी वस्तु की एक बाजार में एक निश्चित समय पर प्रचलित होती है। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियां क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, बराबर होती हैं। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों के द्वारा होता है। ना कोई फर्म करती, ना कोई अकेला व्यक्ति करता, ना सरकार करती। तीसरा प्रश्न है, मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति बढ़ा दी जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब पूर्ति जब बढ़ जाएगी, मांग उतनी की उतनी है, यानी कि जैसे पीछे उदाहरण दिया था भाई 50 मान लो मात्रा है मांग, अगर मांग 50 की 50 है लेकिन ये कर दी जाए 70 पूर्ति, तो क्या होगा, कीमत घट जाएगी, कीमत कम हो जाएगी भाई, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। तो जब भी पूर्ति बढ़ती है तो कीमत कम होती है। मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मांग मान लो 50 है वही, लेकिन ये 30 कर दी, पूर्ति घटा दी, तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी, कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला, यदि x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु x की संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव होता है? तो इस क्वेश्चन में जब y वस्तु हमारी जो प्रतिस्थापन वस्तु है, किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु है, उसकी कीमत में वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात है कि इस वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी। तो जब इस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो इसकी कीमत भी बढ़ेगी और संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी। तो उत्तर है x वस्तु की संतुलन कीमत तथा मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। छठा, जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जाता है तो ये कौन सा काल होता है, दीर्घकाल। ये सिर्फ संभव दीर्घकाल में ही हो पाता है। बाजार कीमत का निर्धारण किस में किया जाता है? अभी हमने किया था, बाजार कीमत किस में होती है, अति अल्पकाल में। किस में होती है, अति अल्पकाल में। उसके बाद बाजार कीमत वह कीमत है जिसकी बाजार में पाए जाने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका उत्तर क्या है, सत्य। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत को प्रभावित करती है, असत्य। एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में कभी भी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, ना ही एक फर्म कर सकती और ना ही एक उपभोक्ता कर सकता। ठीक है, ये मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है और उद्योग द्वारा ही उसकी जो कीमत है वो निर्धारित की जाती है। 10वां, समर्थन कीमत सरकार द्वारा संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसको हम न्यूनतम कीमत भी कहते हैं। अति अल्पकाल से अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें वस्तु की पूर्ति को केवल परिवर्तनशील कारकों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो ये बात असत्य है। अति अल्पकाल में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्टॉक तक ही पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। 12वां, न्यूनतम कीमत का संबंध नियंत्रित कीमत से है। ये बात गलत है, क्योंकि नियंत्रित कीमत कौन सी होती है, उच्चतम कीमत। न्यूनतम कीमत का तो संबंध समर्थन कीमत से है, ठीक है ना, कृषि समर्थन कीमत से है इसका संबंध। नियंत्रित कीमत का संबंध किससे है, उच्चतम कीमत से। 13वां, सामान्य कीमत का निर्धारण अति अल्पकाल में होता है, तो ये असत्य है। सामान्य कीमत का निर्धारण किस में होता है, दीर्घकाल में होता है। तो ये आपके जो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।